हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के पार्ट 2 में 20 MCQ क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी 2 दिन पहले अपलोड कर दिया है, तो अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और अगर लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड व्हेन। प्लेट गर्डर हम यूज़ कब करते हैं तो आपको पता होगा, लार्ज स्पान होता है और जब आपके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है तो हम प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, वाई प्लेट गर्डर इज प्रीफर्ड ओवर ट्रस गर्डर। तो क्यों हम ट्रस गर्डर यूज़ नहीं करते और प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं, और कौन सी कंडीशन है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जब आपके पास कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस गर्डर इज़ हाई, तो मतलब कि जो कॉस्ट होता है फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस गर्डर का वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी प्लेट गर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट गर्डर कैन बी इंक्रीज बाय। तो जो बेंडिंग रेजिस्टेंस है वो जनरली इंक्रीज हम करते हैं थ्रू दी फ्लेंज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा इंक्लूडिंग डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकल इफ डेप्थ इज लिमिटेड एंड लोड आर टू लार्ज। मतलब जब आपके पास लोड ज़्यादा है और आप डेप्थ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो उस कंडीशन में जनरली हम यूज़ करते हैं वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, एन आइडियल बोल्टेड प्लेट गर्डर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो जो आइडियल है कंडीशन ऑफ दी बोल्टेड प्लेट गर्डर में क्या हो सकता है, तो वो जनरली हम यूज़ करते हैं एंगल एंड कवर प्लेट्स फॉर दी कंप्रेशन फ्लेंज एंड ओनली एंगल फॉर दी टेंशन फ्लेंज। तो आपको आंसर याद रखना होगा, जब आपके पास आइडियल बोल्टेड प्लेट गर्डर की कंडीशन है तो एंगल फ्लैंग एंगल्स एंड कवर प्लेट्स फॉर द कंप्रेशन फ्लेंज एंड ओनली फ्लेंज एंगल फॉर द टेंशन फ्लेंज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, द मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ प्लेट गर्डर आर। तो जो प्लेट गर्डर है वो किस तरह से फेल हो सकती है, तो जनरली फेल होती है यील्डिंग ऑफ टेंशन ऑफ फ्लेंज एंड बकलिंग ऑफ कंप्रेशन ऑफ फ्लेंज। तो मतलब एक तो यील्डिंग ऑफ टेंशन होता है और सेकंड होता है बकलिंग ऑफ कंप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, एट हाई शियर लोकेशन इन द गर्डर वेब प्रिंसिपल प्लेन विल बी। तो जब आप बात कर रहे हो प्रिंसिपल प्लेन की, तो जनरली वो होता है आपका इंक्लाइन फॉर द हाई शियर कंडीशन। सो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस वेब बकलिंग इन प्लेट गर्डर। तो वेब बकलिंग कब होती है, जब आपके पास डायगोनल कंप्रेशन ज़्यादा होता है तब। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज बी। नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिड्यूसिंग वेब बकलिंग ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। तो आज आगे क्वेश्चन में हमने बात की कि डायगोनल कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे आपका वेब बकलिंग हो सकता है। तो अब बात करते हैं उनको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। तो जब आपके पास डेप्थ टू थिकनेस रेशियो कम होगा तब ही आपके पास वेब बकलिंग कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग टेंशन फील्ड एक्शन। तो पहली बात तो टेंशन फील्ड एक्शन क्या मतलब क्या होगा, जैसे ही वेब जो है आपका वो बकल होता है, मतलब बकलिंग होता है, तो डायगोनल कंप्रेशन की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो डायगोनल कंप्रेशन है वो ट्रांसफ़र होता है आपके स्टिफनर और फ्लेंज के पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डायगोनल कंप्रेशन इज सपोर्टेड बाय द फ्लेंज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरमीडिएट स्टिफनर। तो पहली बात तो इंटरमीडिएट स्टिफनर होता क्या है, वो जनरली यूज़ करते हैं टू डेवलप द टेंशन फील्ड एक्शन एंड टू इम्प्रूव द शियर कैपेसिटी ऑफ द वेब। तो शियर कैपेसिटी ऑफ वेब को इंक्रीज करने के लिए हम जनरली इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का ए जो ऑप्शन है, दे रिड्यूस द शियर कैपेसिटी ऑफ वेब। तो हम तो बात कर रहे हैं कि शियर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपको जो भी गलत ऑप्शन है वो चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है दे रिड्यूस शियर कैपेसिटी ऑफ वेब इज रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर इज ए। 32, the depth to thickness ratio of web connected to the flange along one longitudinal edge only when transfer the stiffeners are not provided। तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करने के लिए कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। तो अगर आपको सिंगल फ्लेंज पूछा है वन लॉन्गिट्यूडनल एज के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 90। और अगर आपको टू पूछा है, टू लॉन्गिट्यूडनल एज और से टू साइडेड लॉन्गिट्यूडनल एज, तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 200। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा सी। बट याद रखना, अगर 1 के बदले 2 लॉन्गिट्यूडनल एज पूछा है तो आपके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 200। क्वेश्चन नंबर 33, the depth to thickness ratio of web when only transverse stiffness are provided and 3D is greater than or equal to C is greater than or equal to D, where C is the clear distance between the stiffeners and D is the depth of the web to meet the serviceability criteria। तो क्वेश्चन नंबर 33, once again it is also a serviceability criteria that you have to remember। तो उनका जो आंसर होगा वो होगा आपका लेस देन इक्वल टू 200। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 34, द शियर कैपेसिटी ऑफ द वेब कंप्राइजेस ऑफ स्ट्रेंथ। तो कौन सी स्ट्रेंथ हम काउंट करते हैं, तो बिफोर ऑनसेट ऑफ बकलिंग स्ट्रेंथ काउंट करते हैं और पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ हम काउंट करते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर मतलब बिफोर एंड पोस्ट दोनों हम काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा आपका सी। What will happen when d by tw is sufficiently low। तो अगर आपकी डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेब की रेशियो जो है वो लो होगी, लेस होगी, तो आपका कहीं ना कहीं क्रिटिकल स्ट्रेसिस इंक्रीज हो जाएगी, जो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेसिस हम उनको कहते हैं। तो इससे होगा ये, आपका जो वेब है वो यील्ड हो जाएगा अंडर द शियर बिफोर द बकलिंग। तो मतलब बकलिंग हो उससे पहले ही यील्ड कंडीशन में आपका वेब जो है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, द नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड इज गिवन बाय। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है आपका एरिया इनटू स्ट्रेस। सो द क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ टाउ बी in the nominal shear strength equation according to simple post critical method is given by that is given by the FYW divided by √3 gamma W square। मतलब गामा W जो है वो आपका वेब स्लेंडरनेस रेशियो है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन ऑफ द बियरिंग स्टिफनर इज, जनरली ये स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो भी वेब है वो कहीं ना कहीं क्रशिंग में फेल ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा बी। 39, व्हाट इज द स्टिफ बियरिंग लेंथ। तो स्टिफ बियरिंग लेंथ हम इस कहते हैं लेंथ विच कैन नॉट डिफॉर्म एप्रिसिबली इन बेंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 40, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेब ऑन ईच साइड ऑफ सेंटर लाइन ऑफ स्टिफनर फॉर इंटीरियर स्टिफनर is generally limited to, आंसर इज 40 TW। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 40 TW। थे आज के 20 क्वेश्चंस फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और
कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।